नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस एक्ट 1861 पर। तो पुलिस एक्ट 1861 हम लोग शुरुआत करेंगे और ये यूपी एपीओ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको रिवीजन करने के लिए दो चार बार आप सुनिएगा। इसीलिए मैंने इतनी जल्दी सोचा कि इस पर एक्ट बनाते हैं। पेपर में अभी टाइम है, लेकिन इसको दो तीन बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसका पूरी तरीके से आपको एक्ट जो है अधिनियमित कर दिया है, पूरा बना दिया है अपने हिसाब से। आप उसको पढ़ लेना। तो पुलिस अधिनियम 1861 में कुछ प्रमुख बिंदु हैं। क्या कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है? तो हाँ, ये जो कानून है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। और ये जो कानून पुलिस अधिनियम 1861 है, आज हम सभी पढ़ रहे हैं। इसका संवैधानिक आधार है 372, क्योंकि 372 कहता है कि भारत राज्य में विद्यमान जो विधियाँ हैं सक्षम विधायिका द्वारा, अगर उसको किसी भी तरीके से जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है उसको आधिकारिक रूप से उसको निरस्त नहीं किया गया है, तो वो भारत में कानून वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि केंद्र उस समय की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका जो पूछा जाता है कि आज पुलिस एक्ट है या कोई भी एक्ट है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, उसका संवैधानिक आधार क्या है? तो आर्टिकल 372। फिर इसकी बात की जाती है कि इस कानून का निर्माण किसने किया है? तो इस कानून का निर्माण संघ द्वारा किया गया है, यानी कि उस समय की जो संघीय सरकार थी उसके द्वारा ये कानून बनाया गया था। जबकि होता क्या है कि पुलिस प्रशासन एवं अपराध नियंत्रण का जो विषय है वो विषय किसका है? राज्यों का है। फिर भी ये क्या था कि संपूर्ण भारत के लिए उस समय पुलिस अधिनियम 1861 है वो किसके द्वारा बनाया गया था? केंद्र के द्वारा बनाया गया था। फिर बात करते हैं कि पुलिस अधिनियम जो 1861 है ये लागू कौन कर सकता था? तो धारा 46 के अंतर्गत जो यही एक्ट है, जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 है, इसके अंतर्गत ये जो लागू करने का अधिकार था, यानी कि केंद्र सरकार ने बना तो दिया था, लेकिन केंद्र सरकार बनाने के बाद ये एक्ट जो लागू कर सकती थी वो राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया था कि अपने हिसाब से अपने राज्य में वो कानून को लागू करें, लेकिन हमने आपको एक ड्राफ्ट बना के दे दिया है। फिर बात करते हैं कि इस कानून में संशोधन कौन कर सकता है? इस कानून में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संघ और राज्य दोनों कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अधिनियम की संरचना की। तो अधिनियम की संरचना देखेंगे तो इस एक्ट का सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्ट संख्या क्या है। तो पुलिस अधिनियम 1861 का है, इसका अधिनियम संख्या 5 है। क्या है? अधिनियम संख्या 5 है। अधिनियम संख्या 5 है। दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, गलत नहीं होना है कि पुलिस अधिनियम 1861 का अधिनियम संख्या क्या है? 5 है। फिर ये पूछता है कि अधिनियमित तिथि क्या थी? तो 22 मार्च 1861 को ये अधिनियमित कर दिया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1861 को। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है तथा अपराध नियंत्रण भारत सरकार के संविधान की किस अनुसूची में आता है। यानी पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण ये भारत सरकार की किस अनुसूची में आता है, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है। तो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण आपने देखा होगा कि इसका जो कार्य है ये राज्य सरकार देखती है, और राज्य सरकार देखती है तो यानी कि हमारी जो समवर्ती सूची है या राज्य सूची है या केंद्रीय सूची है, तो ये कानून किस सूची के अंतर्गत आता होगा? तो राज्य से संबंधित विषय है पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण, तो ये राज्य सूची में आएगा। और राज्य सूची की जब वहाँ पर प्रविष्टि संख्या देखोगे तो प्रविष्टि संख्या 2 में ये दिया गया है। तो इस तरीके से हम बात कहेंगे कि पुलिस अधिनियम 1861 राज्य सूची का विषय है और प्रविष्टि संख्या 2 में बात की गई है। इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इस अधिनियम में 47 कुल धाराएं हैं और इसमें कोई भी अध्याय की बात नहीं की गई, यानी कि इसमें चैप्टर नहीं है, केवल और केवल धाराओं में बात की गई है और इसमें धाराएं हैं 47। फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस अधिनियम की निरस्त की गई धाराएं कौन सी हैं, यानी कि हटा कौन सी दी गई हैं धाराएं, विलुप्त कौन कर सी दी गई हैं धाराएं। तो धारा जो 6 है, धारा 11 है, 38 है, 39 है, 40 है और 41, यानी 6, 11, 38, 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41 लगातार हैं और 6 और 11 क्लियर हो गया। कौन सी धारा आपकी डिलीट की गई है? 6 डिलीट की गई है, 11 की गई है, 38, 39, 40, 41, यानी कि आप देखेंगे 6 धाराओं को निरस्त किया गया है। फिर हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो जोड़ी गई धाराएं भी 6 हैं। पहली कौन सी धारा जोड़ी गई है? 2A, 8A, 15A, 30A, 32A
और 32 भी। देखो 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B। याद कर लीजिए एक बार, 2 एक जोड़ी गई है, 8 एक जोड़ी गई है, 15A जोड़ी गई है, 30A जोड़ी गई है, 32A जोड़ी गई है और 32 भी जोड़ी गई है। 6 धाराएं निरस्त की गई हैं, 6 धाराएं जोड़ी गई हैं। यानी कि आपको निरस्त करने से जो खुशी अंदर से आई थी कि कुछ धाराएं हमको नहीं पढ़नी है, उतनी ही धाराएं जोड़ दी गई, यानी कि कुल 47 धाराएं ही आपको पढ़नी है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये पुलिस एक्ट बना है तो किस आयोग या कमीशन की सिफारिश पर बना था। तो पुलिस कमीशन 1861 की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। किस पर? पुलिस कमीशन जो है 1861 की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। फिर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जब ये कानून बनाया गया था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी के सामने ये हमने एक फिगर भी लगा दिया कि इसका जो कानून जब बनाया गया था तो उस समय जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग महोदय थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर हम लोग देखेंगे कि पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, यानी कि पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो पुलिस अधिनियम के उद्देश्य जब आप इसकी उद्देश्य का देखेंगे तो 4 उद्देश्य उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पहला है पुलिस को पुनर्गठित करना, यानी कि उसका पुनर्गठन करना है। फिर है अपराधों का निवारण करना, पुनर्गठन, निवारण। फिर अपराधों का पता लगाना और पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना। यानी कि हमारा इसका काम है इस एक्ट का पुलिस को पुनर्गठित करना है। अगर पुलिस बिखरी पड़ी होगी तो उसका पुनर्गठन किया जाएगा, और अपराध अगर होगा तो अपराध का निवारण किया जाएगा, और अपराध हुआ है तो उसका पता लगाने का भी काम किया जाएगा। और उसके बाद हम पुलिस को दक्ष बनाएंगे। अगर हथियार नहीं अच्छे होंगे तो हथियार देंगे और उसको एक दक्ष उपकरण बनाएंगे। तो यानी कि हमने देख लिया पुनर्गठित करना, निवारण करना, अपराधों का पता लगाना और पुलिस को अधिक दक्ष बनाना, ये हमारे पुलिस अधिनियम का उद्देश्य है। पुनर्गठित करना, निवारित करना और उनका पता लगाना और दक्ष उपकरण बनाना। जब हम उद्देश्य का देखेंगे कि हमारे वास्तव में एक्ट में उद्देश्य का क्या दी गई है, तो उसमें जब बात करेंगे उद्देश्य का की, तो उद्देश्य का कहती है कि पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समाचीन है, अतः निम्नलिखित रूप से या अधिनियमित किया गया। यानी वही बात आपको पुनर्गठित, निवारित 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक बात नहीं होगी जो आपको छांट के देना होगा, उसको बाहर कर देना है। यानी कि जो पुनर्गठित, निवारित और पता लगाना अपराध का और दक्ष उपकरण के अलावा अगर कोई चौथा ऑप्शन तुमको 5वां ऑप्शन दिखेगा तो उसको आप बाहर करेंगे और तीनों को लेंगे कि इसका उद्देश्य ये था। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे कि इसकी परिभाषा खंड, यानी कि इस पूरे एक्ट में एक मज़े की बात यह है कि किसी भी एक्ट में देखो, जब भी आपने देखा होगा तो उसमें पहला सेक्शन होता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है, पहली ही धारा से इसकी परिभाषा खंड शुरू हुई है। अगर आपसे केवल यही पूछ लिया जाएगा कि धारा किस धारा में निर्वचन खंड दिया गया है, यानी परिभाषा दी गई है, इंटरप्रिटेशन क्लास दिया गया है, तो धारा 1 लगाना है। कभी कभी अब जैसे जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो तुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो 2 या 3 लगाएंगे, लेकिन इसकी धारा 1 बात की जा रही है। तो धारा 1 का जो पहला पैराग्राफ है वो बात करता है मजिस्ट्रेट की। क्या बात करता है? मजिस्ट्रेट की। तो जिले का मजिस्ट्रेट, यानी क्या बात करते हैं? जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले का मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की बात करता है। तो जिले के मजिस्ट्रेट से जो तात्पर्य है इस अधिनियम में बताया गया कि जिले का मजिस्ट्रेट से हुआ मुख्य अधिकारी या विपरीत है, वो मुख्य अधिकारी जाया जाएगा जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। यानी कि जिले का मुख्य अधिकारी जाना जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, और जिले के कार्यपालिक जो प्रशासन का जो भार होगा और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का जो प्रयोग करता है, चाहे ऐसा कार्यपालिक जो प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पदविधान से ज्ञात हो, यानी कि उसके पद का नाम कुछ भी हो, लेकिन जो भी व्यक्ति वह मुख्य अधिकारी होगा जिले का मजिस्ट्रेट, जिस पर कार्यपालिका का प्रशासन का भार होगा और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, चाहे उसके प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पद विधान से ज्ञात हो, ये बात कही गई। यानी कि आपको जब भी बात करी जाएगी कि जिले का मजिस्ट्रेट कौन होता है, तो जिला का मजिस्ट्रेट को जो पुलिस अधिनियम है, पुलिस अधिनियम की धारा 1 के पैरा 1 में परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा अधिकारी
ऐसा वह मुख्य अधिकारी या प्रेत है जिस पर जिले के प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति क्या होगा, जिले का मजिस्ट्रेट होगा। फिर हम लोग बात करेंगे धारा, जो मजिस्ट्रेट की बात आप देखेंगे कि बीएनएस में भी हमारी की गई है, तो बीएनएसएस की हम किस धारा में बात की गई है उसमें हम देखेंगे। तो बीएनएसएस की धारा 14 प्रावधान करती है कि राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक को जिले मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, एक को जिले का मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, जिसमें वो सर्वत्र पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण जिले के मजिस्ट्रेट का होता है। फिर हम देखेंगे कि राज्य सरकार जिले के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, ये सीआरपीसी कहती है, और उसका सर्वत्र प्रशासन मतलब पुलिस पर उसका कैसा नियंत्रण होता है, साधारण नियंत्रण होता है, विशेष नियंत्रण होता है। तो वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन लगाना होगा कि पुलिस पर जो डीएम साहब का है वो साधारण नियंत्रण होता है। जब वह भू राजस्व मामले को देखता है तो कलेक्टर कहलाता है, और जब यही व्यक्ति क्या करता है, जिले के सभी विभागों से समन्वय का कार्य करने लगता है तो उसे जिला समन्वयक अधिकारी भी कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब हैं, जब ये कलेक्टर वाला काम देखने लगेंगे, मतलब ये जब प्रशासनिक मामले से हटकर सिविल मामले यानी भू राजस्व संबंधित मामले देखेंगे तो कलेक्टर कहलाए जाएंगे, और जब ये सभी विभागों से समन्वय बनाए रखने का कार्य करते हैं तब ये समन्वयक अधिकारी भी कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करेंगे कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति, उन पर नियंत्रण तथा उसकी पदच्युत करने का कार्य जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, तो डीएम साहब करते हैं, और उन पर नियंत्रण किनका रहता है, तो डीएम साहब का रहता है। उनको पद से बर्खास्त कौन कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये सारी बातें याद रखना है। फिर हम देखेंगे बीएनएसएस की धारा जो है 59 क्या कहती है कि 59 कहती है कि धारा 59 के तहत वारंट के बिना सब गिरफ्तारियों की सूचना पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को तथा जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। यानी वारंट के बिना जब भी कोई गिरफ्तारी होगी पुलिस को द्वारा की जाएगी, वो धारा 59 कहती है, तो उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट निर्देश कर दे तो हमारे एसडीएम साहब को यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ये भी बात हमको रखना है याद। फिर हम लोग बात करेंगे बीएनएसएस की धारा 406 पर। 406 ये कहती है कि सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा सेशन न्यायालय द्वारा, तो उससे संबंधित जो एक प्रति है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, यानी डीएम साहब को भेजी जाएगी। यानी कि ये एक तरीके से डीएम के बारे में आपको लिखना होगा, तो ये सारी बातों को आप लिंक कर सकते हैं। धारा 14 बीएनएसएस की, धारा 59 और 406। क्लियर हो गई इतनी बातें। फिर हम लोग बात करेंगे अगली बात हमारी है पुलिस अधिनियम की धारा 1। यहाँ पर 2 लिख गई है, थोड़ा गलत है, ये आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर 1 लिख लेना। 1 का पैरा 2 में मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। तो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत क्या आता है, आप सभी देख पा रहे हो कि मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। यानी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अंतर्गत सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख रहे होंगे कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सब जितने भी साधारण व्यक्ति हैं ये सब क्या आते हैं, मजिस्ट्रेट के आते हैं। तो मजिस्ट्रेट की बात जो बीएनएसएस में की गई है वहाँ पे कहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की 14 में, 15 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। यानी कि धारा 14 के अंतर्गत क्या किया गया है, धारा 14 के अंतर्गत क्या हुआ है बात आप सभी देख रहे हैं। धारा 14 के तहत राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, जबकि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति धारा 15 के तहत इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य है प्रशासनिक होता है। यानी मुख्य कार्य क्या है, प्रशासनिक है। फिर हम लोग अगली बात करेंगे पुलिस अधिनियम की धारा 1। यहाँ पे भी जो आप लोग सुधार कर लेना। धारा 1 का पैरा 3 में किसकी बात की गई है, धारा 1 के पैरा 3 में बात की गई है पुलिस की, और पुलिस के अंतर्गत क्या बात की गई होगी,
तो पुलिस के अंतर्गत पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं। यानी पुलिस के अंतर्गत कौन व्यक्ति आएंगे? जो इस अधिनियम के द्वारा ये सब जो नई भर्ती आप देख रहे होंगे, ये जो लोग भर्ती किए गए हैं वो पुलिस के अंतर्गत आते हैं। फिर पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान इस अधिनियम की धारा कहाँ पे दी गई है? तो 2 में दी गई। परिभाषा पैरा 3 में है और जो भर्ती का प्रावधान है 3 में है। अर्थात जिन व्यक्तियों को भर्ती धारा 2 के तहत की गई है वो सब पुलिस माने जाएंगे। तो पुलिस कौन माना जाएगा? जो धारा 2 के अंतर्गत भर्ती की गई है वही पुलिस माने जाएंगे। फिर अगली हम लोग धारा पढ़ेंगे। तो अगली धारा में हम लोग बात करेंगे, जो है बात की गई है पुलिस अधिनियम की धारा 1 का पैरा 4, जो बात करता है साधारण पुलिस जिला यानी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम में प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। क्लियर हो गया? यानी कि प्रेसिडेंसी भी आती है, राज्य आता है या कोई भाग आता है जिसमें अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया जाता है, वही क्या होता है? साधारण पुलिस जिला। क्लियर हो गई? कहाँ पे बात की गई है? धारा 1 की जो है पैरा 4 में। ये जो पैरा हम बार बार बोलते हैं कि इस पैरा में दिया गया, इसका फ़ायदा ये होता है जब आप मेंस में लिखते हो तब आप लिखते हो कि पुलिस अधिनियम की धारा 1 के पैरा 4 में ये बात की गई है, 5 में ये की गई, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है कि बंदे को पैरा तक याद है। क्लियर है? इसलिए इसको हमें याद करना होता है। ये आदत डालेंगे तो हमारी लोगों की क्या होगी? एक अच्छी आदत हो जाएगी जिससे हमको पैरा वाइज याद होने लगेगा। फिर हम लोग करेंगे बात पुलिस अधिनियम की धारा 1 का पैरा नंबर 5। पुलिस अधिनियम की जो धारा 1 का पैरा नंबर 5 जो बात करता है जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है, इसमें ये जो धारा है इसमें संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस परिभाषा में 1984 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरा जो 5 में है जिला अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के शब्दों में जो चेंज किया गया था वो 1984 में संशोधन के द्वारा किया गया था। इसमें क्या बात की गई है कि जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्द के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्द के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक भी आता है और अन्य व्यक्ति आता है, जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। यानी जिला अधीक्षक तो आता ही है, जिला पुलिस अधीक्षक आता है और सहायक जिला अधीक्षक भी आता है और अन्य व्यक्ति भी आएगा। किसके अंतर्गत? जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत, जिसे राज्य सरकार क्या करेगा? पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्य या उनमें किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जो राज्य सरकार के साधारण विशेष आदेश द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 1 के पैरा 6 में। पैरा 6 में बात की गई है संपत्ति की। तो संपत्ति में वहाँ पे बात की गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि जंगम संपत्ति की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप परिभाषा देखोगे तो संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। क्या आती है? जंगम संपत्ति आती है और उसके अंतर्गत धन और मूल्यवान। जंगम संपत्ति में जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है, जैसे कार, मोटरसाइकिल, आभूषण, नकदी, फर्नीचर, मोबाइल। और उसके साथ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि नकदी के रूप में आपको कोई नगद है, मुद्रा है, और जो वहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति है, कोई सर्टिफिकेट है, बैंक का ड्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें जो आपकी मूल्यवान प्रतिभूति हैं। और इसी की बात जो जंगम संपत्ति की बात की गई है BNS 2023 की धारा 221 में परिभाषित किया गया। जैसे जितनी भी लिंक कर सकती हो धारा, उतनी लिंक करने के पढ़ने का समय आ गया है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है जंगम संपत्ति की बात पुलिस अधिनियम के धारा 1 के पैरा 6 में, और यही बात जब आप पढ़ोगे BNS की धारा 2 के 21 में जंगम संपत्ति की, और जो मूल्यवान प्रतिभूति की बात है वो BNS 2023 की धारा 231 में बात की गई है। क्लियर हो गया? यानी कि हमको जंगम संपत्ति के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे? पुलिस अधिनियम के जो है धारा 1 में बात की गई है, धारा 1 के पैरा नंबर 6 में, और BNS
की धारा 221 में जंगम संपत्ति की बात की गई है और मूल्यवान प्रतिभूति की बात 231 में की गई है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिनियम की धारा 1 का पैरा नंबर 7, जिसमें बात किया गया है नागरिक उड्डयन कर्मी। नागरिक उड्डयन कर्मी जो है ये संशोधन के द्वारा हमारे पुलिस एक्ट में जोड़ा गया है। और पुलिस एक्ट में अभी संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया है, अभी मैंने 1984 में मैंने आपको बताया था कि जिला अधीक्षक और पुलिस जिला अधीक्षक के अंतर्गत चेंज किया गया था 1984 में। दूसरा संशोधन की बात अब मैं कर रहा हूँ। यह प्रावधान 2001 में संशोधन करके जोड़ा गया है। इस संशोधन को लागू कब किया गया, ये भी क्वेश्चन आया है। तो 10 अगस्त 2001 से लागू किया गया है। कब किया गया है? 10 अगस्त 2001 से। संशोधन कब हुआ था? 2001 में। क्या जोड़ा गया था? पुलिस अधिनियम की धारा 1 का पैरा नंबर 7 में जोड़ा गया था एक शब्द नागरिक उड्डयन कर्मी। क्लियर? नागरिक उड्डयन कर्मी कौन होगा? जिस प्रकार से आपने पुलिस की बात पैरा 3 में पढ़ी थी 1 के, उसी प्रकार से यहाँ पर नागरिक उड्डयन कर्मी की बात की गई। वही व्यक्ति होगा जो 2(1) में प्रावधान किया गया है और उसका जो प्रमाण पत्र वो पाता है धारा 8(1) के अंतर्गत, वही व्यक्ति होगा नागरिक उड्डयन कर्मी। आगे हम बात करेंगे इसकी। पुलिस अधिनियम के पैरा 8 में क्या बात की गई है? व्यक्ति की बात की गई है, पर्सन की बात की गई। जब इसकी परिभाषा आप देखते हो तो वहाँ पे बात की गई है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी और निगम आती है। क्या आती है? कंपनी और निगम आती है। तो यानी कंपनी जैसे कि कोई रिलायंस कंपनी है, निगम यानी कि जैसे LIC, ये सारे व्यक्ति तो आते ही हैं और उसके अंतर्गत कंपनी भी आएगी, निगम आएगी। मैंने एक पिक्चर आपको दिखा दिया कि निगम जैसे जीवन बीमा निगम है, कंपनी जैसे कि एक रिलायंस कंपनी है। फिर हम इसी के साथ देखेंगे कि ये BNSS में भी हमने व्यक्ति शब्द पढ़ा था। तो BNS में हमने कहाँ पर व्यक्ति शब्द पढ़ा था? तो 2 के 26 में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? 2 के 26 में पढ़ा गया था। क्लियर हुआ? फिर हम लोग पढ़ेंगे ये जो हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिनियम की जो धारा 1 का पैरा नंबर 9, जहाँ पर मास यानी महीने को परिभाषित है, मंथ को परिभाषित है। तो मंथ शब्द से कैलेंडर मास अपृत है। क्या अपृत है? मास शब्द से कैलेंडर मास अपृत है। कैलेंडर आप सभी को देख रहे हो, यही मास अपृत है। और इसकी जो धारा हम जोड़ेंगे, क्योंकि हम इसकी बात हम BNS में भी पढ़े हैं, BNS 2023 की धारा 2(20) में। कहाँ पे बात की गई है? धारा 2(20) में। जितना भी आप लिंक करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस समय पढ़ने का समय है। कहाँ पे है? 2(20) में। फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिनियम की धारा 1 का पैराग्राफ 10 में, जिसमें ढोर की बात की गई है। ढोर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है व्यक्ति का। तो ढोर शब्द क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। तो ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, मतलब एक सींग वाले, जैसे आपको यहाँ पर बैल दर्शा दिया गया है, भैंस दर्शा दिया गया, गाय दर्शा दी गई, तो ये क्या है? ढोर शब्द के अंतर्गत सींग वाले तो ढोर आएंगे ही, उसके अतिरिक्त कौन आएंगे? एक तो सींग वाले ही हो गए जैसे गाय और भैंस, और उसके अतिरिक्त कौन आता है? यहाँ पर आपने देखा होगा हाथी आता है, घोड़ा आता है, और ऊँट आएगा, गधा आएगा, खच्चर आएगा, भेड़ आएंगे, बकरी आएगी और सूअर आएगा। यानी कि यही हमें जो दिखाई दे रहे हैं 8 प्रकार के यही जानवर आएंगे। उसके अलावा ना तो कुत्ता आएगी, ना तो बिल्ली आएंगे। हाथी आएगा, घोड़ा आएगा, ऊँट आएगा, गधा आएगा, खच्चर आएगा, और भेड़ आएंगी, बकरी आएंगी, और हमारी कौन सी चीज़ें आएंगी ढोर शब्द के अंतर्गत? तो सूअर आएंगे। इसके अलावा कोई भी ढोर शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप सभी को क्लियर है? एक बार फिगर याद कर लीजिए, एक एक चीज़ देख लीजिए, यही आएंगे, उसके अलावा कोई भी आएगा उसको आप बाहर करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिनियम की धारा 1 के पैराग्राफ नंबर 11 में, जहाँ पे बात की गई है पुलिस बल की अधीनस्थ पंख। यानी पुलिस जो बल के अधीनस्थ पंख के अंतर्गत क्या समझते हो? तो यहाँ पर बात की गई थी, जो अधिनियम की धारा कहती थी पुलिस बल की अधीनस्थ पंख के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगी कि वे निर्देश उन सब बलों के उप अधीक्षक की पंख के नीचे वाले पद समझे जाएंगे। मैंने आपको एक पूरा डायग्राम यहाँ पर बना दिया गया कि सबसे नीचे हमारा कौन सा होता है? कांस्टेबल होता है। फिर हमारा होता है हेड कांस्टेबल, फिर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI, फिर होता है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, फिर हमारा होता है SHO यानी कि इंस्पेक्टर, फिर हमारा होता है DSP और ASP यानी, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। फिर हम देखेंगे एडिशनल एसपी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है यानी कि एसएसपी या एसपी, या हम फिर देखेंगे डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर हम लोग देखेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी, फिर हम देखेंगे एडीजीपी तो यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि सबसे बड़ा जो पुलिस महकमे का अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, फिर होता है एडीजीपी, फिर होता है आईजी, फिर होता है डीआईजी, फिर होता है एसएसपी या एसपी, फिर होता है एसपी एडिशनल, फिर होता है एएसपी, फिर होता है थाने का भार साधक अधिकारी जिसको बोलते हैं एसएचओ, फिर होता है एसआई, फिर होता है एएसआई, फिर होता है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो इस तरीके से आपने देखा होगा पुलिस अधिनियम के अंतर्गत ये सारे अधिकारी हैं। सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे अधीनस्थ कौन है, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना, लिख लेना और अपने जो जहाँ पे आप पढ़ते होंगे मेज के सामने लगा लेना। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारे अधिकारियों को पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। पीडीएफ आप सभी को हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिनियम 1861। सबसे पहले हम सिर्फ केवल और केवल इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स याद हो जाने के बाद 50% चीज़ें आपको याद हो जाती हैं और पता चल जाता है कि आखिर इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। तो पहली बात उद्देश्य का आपने देख लिया है। धारा 1 में निर्वाचन खंड की बात की गई थी, दूसरे में बल का गठन की बात की गई थी। इसमें एक धारा जो ये पुराना एक्ट है इसलिए यहाँ पर बात नहीं की गई है। एक धारा जोड़ी गई थी जो नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस बल होगा, उसके बारे में बात की गई है। तीसरे में बात की गई राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। 4 में बात की गई है पुलिस महानिरीक्षक आदि। 5वें में बात की गई है महानिरीक्षक की शक्तियाँ और शक्तियों का प्रयोग, यानी कि 2 बातें हो गई महानिरीक्षक से। 4 और 5 पुलिस महानिरीक्षक और महानिरीक्षक की शक्ति और शक्तियों का प्रयोग, इतनी बात हो गई। फिर पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, यानी पुलिस अधिकारियों को किसकी होगी, मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। 6 में बात की गई है। 7 में है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत इत्यादि। 8 में बात की गई पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र का अभ्यार्पण। 9 में बात की गई पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त 2 या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। 10 में है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। 11 है पुलिस अधिवार्षिकी निधि। 12 है महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। 13 में बात की गई है व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। 14 में बात की गई रेल और अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। 15 में बात की गई विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस रखना। 15A में बात की गई निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। धारा 16 बात करती है 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदेह जो किए गए उसकी वसूली और होने का व्ययन। 17 में विशेष पुलिस अधिकारी की बात की गई है। 18 में विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति है, इम्पॉर्टेंट है 17 और 18। 19 में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार अगर कोई करता है, 19 में बात की गई है। यानी 17, 18, 19 3 बात विशेष पुलिस अधिकारी से हैं। पुलिस अधिकारी विशेष की बात 17 में, शक्ति की बात है 18 में और इनकार कहाँ पर है 19 में। 20 कहाँ पर, 20 में क्या कहा गया, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार। 11 में ग्राम पुलिस अधिकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पुलिस अधिकारी। 21 में बात की गई है। 22 में बात की गई पुलिस अधिकार सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित, मतलब हमेशा पुलिस वाले कर्तव्य पथ पर अपने लगे रहेंगे। इसकी बात कहाँ पे की गई है 22 में। 23 में बात की गई पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, 23 में बात की गई है। 24 में बात की गई पुलिस अधिकारी इतला इत्यादि कर सकेंगे, मतलब पुलिस इतला कहाँ पे कर गई 24 में। 25 में बात करी गई पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और उसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। 26 में कहती है मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। 27 में बात की गई यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता तो संपत्ति का क्या होगा, अधिहरण हो जाएगा। 28 बात करती है पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति। 29 है कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा।
30 है लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। 30A है अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाओं और जुलूसों के संबंध में शक्तियाँ। 31 है पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। 32 है ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए दंड क्या है। 33 बात करती है जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति। 34 बात करती है सड़क पर कतिपय अपराधों के लिए इत्यादि दंड। 35 है अधिकारिता की बात। 36 बात करती है अन्य विधि के अधीन नियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। 27 है मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित शक्तियों और जुर्मानों की वसूली। फिर 42 बात करते हैं कार्रवाइयों के लिए परिसीमन। 43 बात करती है यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। 44 बात करती है कि पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 44 में क्या रखेगा, पुलिस डायरी रखेंगे। 45 है राज्य सरकार विवरणियों का जो प्रारूप विहित कर सकता है। 46 है अधिनियम की परिधि और 47 है पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार। तो इस तरीके से ये धाराएँ सारी समाप्त हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे धारा 1 से। हमने धारा 1 देख ली है, पूरी परिभाषा खंड फिर से बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे धारा 2 पर। धारा 2 बात जिनके पास बेयर है निकाल लीजिएगा। धारा 2 बात क्या कहती है, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों के पास। धारा 2 बात क्या कहती है, धारा 2 बात करती है पुलिस का बल का गठन। बल का गठन इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ यानी उद्देश्य राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन का एक पुलिस बल समझा जाएगा। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन का एक पुलिस बल समझा जाएगा। जितनी भी पुलिस स्थापन होगा उसका एक पुलिस बल समझा जाएगा। किसके अधीन, राज्य सरकार के। और रीतितः भर्ती किया जाएगा, जो रीति होगी उसके आधार पर भर्ती किया जाएगा। वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगी, ऐसी रीत गठित होगी जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश देगा। यानी पुलिस इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यानी कि ये जो अधिनियम है उसके प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस बल का एक पुलिस बल समझा जाएगा। जितनी भी पुलिस होगा उस पुलिस को एक पुलिस बल समझा जाएगा और उसकी भर्ती की जाएगी। और वह अधिकारी और पुलिस जन ऐसी संख्या में मिलकर बनेंगी, ऐसी रीत गठित होगी जैसा राज्य सरकार समय पर आदेश दे। यानी कि संख्या क्या होगी, कैसे उसकी भर्ती होगी, इसके बारे में किसके पास अधिकार है, वो राज्य सरकार के पास अधिकार है। फिर बात की जाती है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की शर्तें व सब शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार अवधारित करे। यानी कि भर्ती से संबंधित जो उनके वेतन होंगी, जो सेवा शर्तें होंगी, वो वही होंगी जो राज्य सरकार। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनकी वेतन सेवा शर्तों से संबंधित कौन नियम कानून बनाएगा, कौन रखेगा, तो ये बात कौन करेगा, ये राज्य सरकार करेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। धारा जो है 2, धारा 2 बात क्या करती है, पुलिस बल का गठन। फिर यहाँ पर एक केस आप सभी लोग नोट कर लेना, अब्दुल अहमद वर्सेस पुलिस महानिरीक्षक। इसमें बात की गई थी कि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति का नियम, जो सेवानिवृत्ति का नियम है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है। क्या केस है, अब्दुल अहमद बनाम पुलिस महानिरीक्षक। सेवानिवृत्ति संबंधित जो नियम है वो कौन बना सकता है, धारा 2 के तहत राज्य सरकार बना ही सकती है। और ये नियम क्या होगी, वैध होगा। ये बात आप सभी को याद रखना होगा। फिर एक केस इसी में और याद रखना है, नानक चंद्र बनाम राज्य इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस वाद में कहा गया था कि राज्य सरकार पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है। अस्थायी पदों का क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है। सामान्यतः पुलिस बल में जो भी भर्ती है वह अस्थायी होती है। यदि कोई पुलिस अधिकारी बुरे आचरण का दोषी पाया जाता है तब इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त करना उचित माना जाएगा। किस केस में बताया गया है, नानक चंद्र बनाम राज्य। इतना याद रखना कि अस्थायी पुलिस की बात कहाँ पे की गई, रख सकता है राज्य सरकार। तो
बात की गई है नानक चंद्र बनाम राज्य के मामले में, 1971 का मामला है। तीसरा केस है सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य, लिख लेना एक बार, क्या नाम है, सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य। इसमें बात की गई कि लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति उप निरीक्षक द्वारा की जा सकती है, यानी लिपिकीय संबंधित जो कार्य करने के लिए कोई भी पुलिस में रखा जा रहा है तो उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है, उप महानिरीक्षक द्वारा की जा सकती है। अगली बात की जाएगी स्टेट बनाम भूप सिंह का एक केस है, जिसमें बात की गई कि पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जा सकती है कि वह दुष्चरित था या इस प्रकार की सेवा समापन दंड माना जाएगा, यानी कि वो बुरे आचरण का व्यक्ति होगा तो उसकी सेवा समाप्ति कर दी जा सकती है। धारा 2 के अंतर्गत ये शक्ति किसमें है, राज्य सरकार में है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। फिर अगली हम धारा की बात करेंगे, धारा 3। अब धारा 3 क्या कहती है, आप सभी देख लें एक बार। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। अब क्या हो गया, राज्य सरकार 2 में पुलिस बल का गठन कर रही है और 3 में राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा, यानी साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस अधिकार कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं होगा। ना तो कोई व्यक्ति होगा, ना तो कोई अधिकारी होगा, और ना तो न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है, उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा। क्लियर हो गया। यानी कि ये धारा बात करती है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा और राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। इस अधिनियम में जैसा उपबंध है जो उसके सिवाय व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय पुलिस कर्मचारी को न तो अधिष्ठित करेगा और ना ही उस पर नियंत्रण करेगी। बात कहाँ पे की गई है, तो बात की गई है धारा 3 में। अगली हम धारा की बात करेंगे, धारा नंबर 4। धारा 4 क्या कहती है, पुलिस महानिरीक्षक आदि। क्या बात की गई है, पुलिस महानिरीक्षक आदि या पुलिस महानिदेशक के पद की बात की गई है। तो ये जो धारा है इसमें जो पुलिस महानिदेशक का जो पद है 1984 ईस्वी में सृजन किया गया था। ठीक है, कब, 1984 में, और अधिनियम संख्या ये था 10, ये भी लिख लेना आप सब। तो इसमें क्या किया गया था कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। और ऐसे महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित कर सकता है। यानी किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण एवं निर्देशन उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है, जबकि विशेष नियंत्रण और निर्देशन जिला अधीक्षक यानी एसपी में होता है। और ऐसे अपर जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित कर सकता है। क्लियर यहाँ तक। यानी कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होता है जो महानिरीक्षक कहलाएगा, और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित कर सकता है। और जिले की जो सर्वत्र रूप से जहाँ पे बात की गई कि जिले के मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र प्रशासन जिले के साधारण नियंत्रण मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में होता है। यानी कि साधारण नियंत्रण पुलिस पर किसका रहता है, तो मजिस्ट्रेट का रहता है, और जो जिला अधीक्षक का नियंत्रण है वो सहायक जिला अधीक्षक में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ये क्या करते हैं, इनका विशेष होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो धारा 4 आप सभी की क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि जिले में जो पुलिस है वो पुलिस पर साधारण नियंत्रण किसका होता है, तो हमारे डीएम साहब का होता है, और एसपी साहब का विशेष नियंत्रण पुलिस पर होता है।
फिर हम लोग बात करेंगे धारा 5 में। धारा 5 में बात की गई है महानिरीक्षक की शक्तियाँ और उनका प्रयोग। ठीक है, तो इसमें बात क्या की गई है देख लेना आप सभी। साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी, यानी पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां जिले में प्राप्त होगी, किंतु उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आरोपित मर्यादाओं के अधीन करेंगे। जब आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे गहराई से, तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना कि पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक को साधारण पुलिस ज़िले में वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस ज़िले के जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अर्थात पुलिस ज़िले में पुलिस का साधारण नियंत्रण और डीजीपी तथा महानिरीक्षक का होगा। क्लियर, इतनी बात। फिर है पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर आरोपित मर्यादा होंगे उनके अधीन करेगा। दूसरी बात। तीसरी बात है कि इस अधिनियम की जब धारा 12 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 12 के अंतर्गत किसको नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो देखिए जब आप सेक्शन 12 पे जाएंगे महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति, एक साथ लिंक कर लेना है 5 के साथ। क्या है, नियम बनाने की शक्ति है। अब नियम बनाने की शक्ति इसको क्या है, जब आप देखोगे तो बात की जा रही है कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ऐसा नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही बनाया जा सकता है। तो पूछा जाता है कि महानिरीक्षक और महानिदेशक नियम तो बना सकते हैं, लेकिन किसके अनुमोदन से, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। ये नियम निम्नलिखित संबंधित बना सकते हैं। पहली बात करवा सकते हैं, पुलिस बल के गठन संबंधित नियम बना सकते हैं, पुलिस बल के वर्गीकरण संबंधित नियम बना सकते हैं, और पुलिस का बल का वितरण संबंधित, यानी गठन, वर्गीकरण और वितरण संबंधित ये नियम बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पुलिस बल के सदस्यों के निवास स्थान, पुलिस बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाएं, उनके लिए पुलिस बल का निरीक्षण और पुलिस बल के आयुध और पुलिस बल की साज सज्जा और गुप्त वार्ताओं का संग्रह और सूचना से संबंधित नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुलिस बल का निरीक्षण करने के लिए आयुध संबंधित, साज सज्जा और गुप्त वार्ताओं का संग्रह और सूचना से संबंधित नियम बना सकते हैं। पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के नियम बना सकते हैं, यानी अगर पुलिस के निवास स्थान, उनके सदस्यों की प्रणाली और उनके जो सुरक्षा और कर्तव्यों सबकी उपेक्षा संबंधित भी नियम बना सकते हैं। और बात क्या है कि पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए नियम भी ये बना सकते हैं। यानी कि उद्देश्य जितने आपने पढ़ा था वो सारे कानून उनके लिए कौन बना सकता है, महानिरीक्षक, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के द्वारा। कहाँ पे नियम बनाने की शक्ति है महानिरीक्षक के पास, तो धारा 12 के अंतर्गत। इतनी बातें आप सभी ने क्लियर कर ली। फिर अगली हम लोग बात करेंगे धारा 5 के बाद हम धारा 6 की बात करेंगे। धारा 6 जो हमारी डिलीट कर दी गई है, तो इसी साथ हम सारी धाराओं को एक साथ लिख लेंगे एक बार फिर से, जो मैंने अभी आपको बताया है। एक तो धारा हमारी 6 हट गई है, एक तो हमारी धारा 11 डिलीट कर दी गई है, एक हमारी 38 और फिर 40, 38, 39, 40, 41 और 41, यानी 6 धाराएं हमारी डिलीट कर दी गई हैं। 6, 11, 38 और 39 और 40, 41। यहाँ तक आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी धाराएं हमारी इस अधिनियम के अंतर्गत हटा दी गई हैं। फिर हम लोग बात करेंगे धारा नंबर 7 पे। अब धारा 7 क्या बात कहती है उसके बारे में देखते हैं। धारा 7 कहती है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत, यानी कि जो अवर अधिकारी होंगी उनकी नियुक्ति और पदच्युत संबंधित बात की गई है। तो ये जो धारा है, इस धारा के तहत विभागीय अनुशस्त या दंड या विभागीय जांच के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 7 क्या करती है, विभागीय दंड की बात करती है या विभागीय जांच के बारे में प्रावधान किया गया। यह कार्रवाई जो इस कार्रवाई की जो प्रकृति है, नेचर किस तरीके का है, तो अर्ध न्यायिक प्रकृति की नेचर है या प्रशासनिक कार्रवाई मानी जाएगी इस धारा के अंतर्गत। और न्यायिक जांच के बारे में जो प्रावधान है तो इस अधिनियम की धारा 35 में है। इसी के साथ आप लिख सकते हैं धारा 35 जो
प्रशासनिक जांच के बारे में बात कहाँ पे की गई, धारा 7 में, और जो न्यायिक जांच की बात की गई धारा 35 में की गई। ये भी बात यहाँ पर नोट कर लेना। फिर बात की जाएगी कि न्यायिक दंड दिए जाने का प्रावधान कहाँ पे की गई है, यानी न्यायिक जो दंड दिया जाने का प्रावधान है धारा 28 और 29 में किया गया है। यानी याद रखना है, यानी प्रशासनिक कार्रवाई जो की जाएगी, विभागीय दंड दिया जाएगा, विभागीय जांच की जाएगी, वो धारा 7 में। धारा 35 में न्यायिक जांच की बात की गई है, और जो न्यायिक दंड दिया जाएगा वो 28 और 29 में दिया जाएगा। इतनी बात याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे इस धारा के तहत दंडित जो किया जाएगा उसके बारे में। ये धारा क्या कहती है, धारा 7 के तहत केवल अधीनस्थ पंग के पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड दिए जाने का प्रावधान है। अब वो अधीनस्थ पंग के कौन कौन से अधिकारी हैं? अधीनस्थ पंग के पुलिस अधिकारी का निर्वचन धारा 1 में दिया गया था। वह पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के निम्न श्रेणी का हो उसे अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कहा जाता है। यानी कहाँ से? पुलिस उप अधीक्षक, जो मैंने वहाँ पर आपको एक श्रृंखला बताई थी, उसमें जो पुलिस उप अधीक्षक है उसके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं उनको क्या है, इस धारा के अधीन दंड दिया जाएगा। एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो हम इसके नीचे एएसपी के नीचे जो है, यहाँ पर चाहे एसएचओ हो, एसआई हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल है और कांस्टेबल, इनकी बात की गई है कि इनको ही धारा जो है 7 के अंतर्गत विभागीय दंड दिया जा सकता है। क्लियर हो गया आप सभी को? इनकी बात की गई है, यानी कि यहाँ पर केवल इनकी बात की गई है। तो इस धारा के तहत विभागीय दंड में 2 प्रावधान के अधीन बात की गई। एक तो संविधान के अनुच्छेद 311 के नियमों के अधीन, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन दंड दिया जाएगा। यहाँ पे बात की गई है, क्या बात की गई है आप सभी एक बार देख लें। बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियम जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक, कौन कौन? पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक और किसी समय अधीनस्थ पंग के ऐसे अधिकारी को पदच्युत क्या कर सकते हैं? एक तो पदच्युत कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं और अवनत कर सकते हैं जिसमें वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता या उपेक्षा पाए गए हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया है वो एचएसओ वाले के नीचे जितने भी कर्मचारी हैं, एचएसओ से लेकर जितने भी नीचे कर्मचारी हैं, उन सभी अधिकारियों को क्या किया जा सकता है? एक तो अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियम जो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए, तो उन नियमों के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक, जिला अधीक्षक जो होता है उस अधीक्षक तक लोग क्या कर सकते हैं? उनको पदच्युत कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, अवनत कर सकते हैं उनके पद से। फिर बात की जा रही है कि अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का अवनता या उपेक्षा रीत से निर्वहन कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन में स्वतः अयोग्य कर लेते हैं, निम्न दंडों में से एक दंड दे सकेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने नियमों के अनुसार रहते हुए कार्य नहीं कर रहा है उसको क्या दंड दिया जा सकता है? 1 मास के वेतन से अनधिक किसी, पहली दंड है 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, यानी 1 महीने का उनका वेतन का दंड दिया जा सकता है। दूसरा है दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, ठीक है, अधिदम या अन्य कार्य सहित रहित 15 दिनों से अनधिक का क्वार्टर परिरोध, यानी कि उनको क्वार्टर परिरोध के लिए दिया जा सकता है दंड कि आप क्वार्टर में ही रहिए। तो ये दूसरा दंड हो गया। पहला है 1 मास की सैलरी उनकी काट ली जा सकती है और 15 दिन तक उनको क्वार्टर में ही रखा जाएगा या अतिरिक्त ड्रिल करने की बात की जाएगा। फिर अगली बात क्या की जा रही है? सी में बात की जा रही है साधारण वेतन से वंचित करना, यानी इनको जो साधारण वेतन है उससे वंचित किया जा सकता है। और विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, अगर उन्होंने विशिष्ट पद या विशेष उपलब्धि दी गई है उससे हटाया जा सकता है अगर वो अपने कार्यों से
कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, अंग शैथिल्य है, निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो इस आधार पर उनको 1 मास के वेतन का दंड काटा जा सकता है। 15 दिन तक उनको अपने कहा जाएगा कि क्वार्टर में रहिए, जो उनको आवास था वहाँ पर, या दंड के रूप में अतिरिक्त ड्रिल या पहरा पे लगाया जा सकता है। सदाचरण वेतन से वंचित कर दिया जा सकता है और विशिष्ट जो उपलब्धियाँ हैं उनसे उनको हटा दिया जा सकता है। तो ये एक तरीके से बात हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे कि धारा 7 के अधीन विभागीय दंड निम्न पुलिस का अधिकारी दे सकते हैं। 5 पुलिस अधिकारी आपको याद रखना है, वहाँ पर आप हो सकता है क्लियर ना हो, मैं एक बार और बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक तो पुलिस महानिदेशक, दूसरी है पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, महानिरीक्षक, फिर है उप पुलिस महानिदेशक। कौन? उप पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, फिर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ये दंड दे सकते हैं। और जिला अधीक्षकगण और पुलिस अधीक्षक, ये सारे लोग वेतन दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अगली बात हम करेंगे कि दंड की मैंने बात कर ही लिया है कि कौन कौन से, लेकिन ये विभागीय दंड दिए जाने का आधार जो है वो भी 4 ही हैं। कर्तव्य के निर्वहन में अगर शिथिलता बरत रहा है, कर्तव्य निर्वहन की उपेक्षा कर रहा है, या संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त हो गया है, या अपने कर्तव्यों का अनुता उपेक्षा ढंग से कर रहा है, तो ये व्यक्ति क्या दिया जाएगा? इसको विभागीय दंड दिया जाएगा। तो धारा 7 के तहत जो निम्नलिखित विभागीय दंड दिया जाता है वो एक तो पदच्युत करना है, पदोन्नत करना है, निलंबन करना है, एक और क्या होगा, 1 मास के वेतन से उसको काट लिया जाएगा, ड्रिल अतिरिक्त कराया जाएगा, सदाचार वेतन काट लिया जाएगा, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि का कोई भी पद से हटा दिया जाएगा, अवरोध के रूप में उसको वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसके क्वार्टर में बंद कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हो गई। सन जो है 1944 में इसमें एक बात जोड़ी गई थी, धारा 7 में 1944 में एक संशोधन किया गया था, और इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ये बातें आप लोग याद रखना। कब की गई थी? 1944 में। फिर इस पर एक केस है, सरफराज वर्सेस इलेक्शन कमीशन 1969, इलाहाबाद का केस है, जो बात करता है, इस बात में यह निर्णय दिया गया था कि पदच्युत शब्द के अंतर्गत पद विमुक्त करना भी शामिल है। क्या करना है? जो पदच्युत की बात कर दिया है, यानी पद से विमुक्त करना भी शामिल है। किसमें कहा गया था? तो सरफराज वर्सेस इलेक्शन कमीशन के बाद में। फिर अगला केस है, लिख लेना आप सभी, उड़ीसा राज्य बनाम शिव प्रसाद दास। क्या नाम है? उड़ीसा राज्य बनाम शिव प्रसाद दास, AIR 1986। इस वाद में क्या हुआ था? यह निर्णय दिया गया था कि निलंबन का आदेश पदच्युत करना नहीं होता है, अतः निलंबन के मामले में अनुच्छेद 311 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यानी कि निलंबन पदच्युत करना नहीं है, इसमें के जो प्रावधान 311 के हैं लागू नहीं होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 8 की। धारा 8 क्या बात करती है? पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट। और धारा 8 की जो पूरक धारा है, यहीं पे लिख लेना है, धारा 8 की जो पूरक धारा है, धारा 8 की पूरक धारा है 28। पूछा जाता है कि धारा 8 की पूरक धारा क्या है? धारा 28। धारा 8 क्या कहती है? पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। तो इस धारा में बात क्या की गई है? इस धारा के अंतर्गत जो अधिनियम की धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। ये निम्नलिखित व्यक्ति हैं, एक तो पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, और जो है उप पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिदेशक। इन सभी अधिकारियों को क्या है, जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। किनको आवश्यकता नहीं है? धारा 4 में जो वर्णित प्रमाण पत्र की बात है, उस प्रमाण पत्र को किन पुलिस अधिकारियों को देने की आवश्यकता नहीं है? तो वो हैं पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिदेशक। कौन पुलिस अधिकारी प्रमाण पत्र देने में सक्षम होते हैं? तो पुलिस मतलब पुलिस को प्रमाण पत्र कौन देता है? तो पुलिस देने में प्रमाण पत्र सक्षम होता है पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और उपयुक्त दोनों के द्वारा नियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी। एक तो प्रमाण पत्र जो 6 अधिकारी हैं उनको नहीं लेने की ज़रूरत है पुलिस अधिनियम के अंतर्गत, और 2 ही अधिकारी हैं जो पुलिस
को प्रमाण पत्र देते हैं, एक तो पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, ठीक। और इनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति अधिकारी है वो भी प्रमाण पत्र दे सकता है। तो प्रमाण पत्र धारक पुलिस अधिकारी के अधिकार क्या हो जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा प्रमाण पत्र धारण करने वाले पुलिस अधिकारी को जो है शक्तियाँ और कृत्य और विशेषाधिकार होंगे। क्या होंगे? एक तो एक केस है, उसको पहले हम देख लेंगे। अचल भूषण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1976। इस वाद में यह निर्णय लिया गया था कि धारा 8 के तहत दिया जाने वाला प्रमाण पत्र नियुक्त पत्र नहीं होता है। क्या होता है? नियुक्त पत्र नहीं होता, लेकिन जो यह माना जाता है कि प्रमाण पत्र धारक करने वाला व्यक्ति नियुक्त किया गया है, यानी नियुक्ति पत्र नहीं होता है धारा 8 के अंतर्गत। ये नियुक्ति पत्र के जैसे धारण करने वाला व्यक्ति माना जाता है कि वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है। ये इसमें बात की गई थी। तो अचल भूषण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, क्लियर है। फिर प्रमाण पत्र की वापसी या अभ्यार्पण। जब कभी प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्थित किया जाएगा। ऐसा न करने पर ऐसा पुलिस अधिकारी अधिनियम की धारा 28 के तहत दंड का भागी होगा। यानी वो दंड कितना मिलेगा? 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना, 6 मास से अनधिक का कारावास या दोनों दिया जाएगा। यानी 200 रुपये का उसको जुर्माना देना होगा या 6 महीने तक का उसको कारावास या दोनों दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर बात की गई है कि कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है, तब उसे प्रमाण पत्र अभ्यार्पण करने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसा पुलिस अधिकारी निलंबन की अवधि में पुलिस की सख्त और कार्यों और विशेष स्थगित हो जाएगा, लेकिन वह उन्हें उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शस्तियों और उन प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। तो क्लियर हो गई आप सभी को धारा। तो अगली हम लोग बात करेंगे धारा जो इसकी है 9। धारा 9 से पहले हम लोग बात कर सकते हैं धारा 8 जो इस एक्ट में नहीं लिखी, आप लोग लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। नागरिक उड्डयन कर्मी, जिसकी परिभाषा धारा सेक्शन 1 में दी गई थी और 2A में प्रमाण पत्र की बात की गई है और 8 के जो है ए में इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो नागरिक उड्डयन कर्मी का जो पद है 2001 में जोड़ा गया था, 10 अगस्त 2001 में लागू किया गया था। सेक्शन 1 जो नागरिक उड्डयन कर्मी शब्द की परिभाषा है उसमें बात की गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001 के पूर्व या पश्चात नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस बल होगा। नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस बल का गठन की बात 2A में की गई है। तो इसमें बात की गई है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए इस धारा के प्रावधान लागू होंगे। तो 10 अगस्त 2001 के पूर्व इस बल में नियोजित व्यक्ति और धारा 8 के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति नागरिक उड्डयन कर्मी कहे जाएंगे। 10 अगस्त 2001 के पूर्व इसमें नियोजित व्यक्ति 30 दिन के भीतर, जो भी व्यक्ति इसमें नियोजित थे वो 30 दिन के भीतर नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस महानिदेशक को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और ऐसी दशा में उन्हें 3 मास के वेतन के बराबर प्रतिकर देकर उनकी सेवाओं को समाप्त, जो भी काम जो नागरिक उड्डयन 10 अगस्त 2001 से पहले काम कर रहे थे, अगर चाह रहे थे कि वो नहीं इसमें रहेंगे तो 10 अगस्त 2001 के पूर्व जो नियोजित थे वो क्या करेंगे, 30 दिन के अंतर्गत जो नागरिक उड्डयन कर्मी का जो पुलिस महानिदेशक है उसको सौंप देगा और 3 महीने का उसका वेतन मिल जाएगा और वो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी जो काम नहीं करना चाहता है। फिर बात यहाँ पर की गई, ऐसा पुलिस बल को दे वेतन और भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इनके वेतन भत्ते क्या होंगे जो राज्य सरकार निर्धारित करेगा। फिर इनका कार्य हवाई अड्डों की सुरक्षा करना होता है। अगर इनके बारे में लिखने को आ जाएगा तो ये सारी बातें आप लोग लिख देंगे। फिर इसी में धारा 8A हम पढ़ेंगे नागरिक उड्डयन कर्मी को प्रमाण पत्र। जैसे कि प्रमाण पत्र आपने पढ़ा है कि इनको मिलता है, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र धारा 8 के अंतर्गत दिया जाता है और नागरिक उड्डयन कर्मियों को धारा 8A के अंतर्गत दिया गया है। इन्हें प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक, नागरिक उड्डयन स्तर उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दिलाया जाएगा जिससे राज्य सरकार नियुक्ति करे। क्लियर है यहाँ तक। फिर
फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र वापस किया जाना। तो इनको भी धारा 28 के अंतर्गत यदि नागरिक उड्डयन कर्मी कोई नहीं रहता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसको भी 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना है। 6 माह से अनधिक अगर वापस नहीं कर रहा है तो 200 रुपये वही जुर्माना और 6 माह से अनधिक का कारावास या दोनों दंड दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे धारा 9 की। धारा 9 क्या बात करती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। धारा 9 बात करती है पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पूर्व त्याग नहीं करेगा। यानी कि जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ति अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों में से अपने को प्रत्याहृत यानी प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक अपने वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना, इसको अपने आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए न दे, जिला अधीक्षक को इजाज़त के त्यागपत्र देने से स्वतंत्र ना होगा। यानी कि इससे इसको स्वतंत्र नहीं किया जाएगा। इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। यह धारा त्यागपत्र का नियम न बताकर इस पर निर्बंधन लगाती है। यानी कि कौन सी धारा त्यागपत्र का नियम नहीं बताती, निर्बंधन बताती है? धारा 9 ये क्या करती है कि कोई पुलिस अधिकारी 2 परिस्थितियों में ही अपना त्यागपत्र दे सकता है। पहला है जब वह जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ति लिखित रूप में अनुज्ञा दे दे। यानी कि जिला अधीक्षक या इसकी अनुमति देने के लिए कोई प्राधिकारी है, वो लिखित रूप में आज्ञा दे तब वो छोड़ सकता है। दूसरी बात है कि जब कोई पुलिस अधिकारी त्यागपत्र देने की आवश्यकता की सूचना 2 मास पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे दे तथा जिला अधीक्षक द्वारा त्यागपत्र की इजाज़त दे दिया जाए, तब वो त्यागपत्र दे सकता है। यानी 2 कंडीशन है, एक तो खुद लिखित में जिला अधीक्षक कर दे या 2 मास के अपने अधिकारी को सौंप दो, 2 महीने के बाद जो जिला अधीक्षक है वो इजाज़त दे तो अपना पद त्याग सकता है। धारा 9 में बात की गई। इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस है सत्यपाल कालरा बनाम DIG पुलिस उत्तर प्रदेश AIR 1964। इस केस में इस वाद में यह निर्णय दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार लोक सेवकों की सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकती है। क्या बात की गई है? इस केस में कहा गया है कि 309 के तहत राज्य सरकार लोक सेवकों की सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों द्वारा त्यागपत्र पर रोक लगाई जा सकती है और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 त्यागपत्र पर निर्बंधन लगाती है जो वैध है। यानी त्यागपत्र पर निर्बंधन लगा रही है कौन सी? पुलिस अधिनियम की धारा 9। तो ये नियम क्यों वैध है? क्योंकि अनुच्छेद 309 भी कहता है कि राज्य सरकार क्या है, बना सकती है अपने अधिकारियों संबंधित नियम, सेवा के शर्तों संबंधित। तो अगर वो त्यागपत्र को संबंधित निर्बंधन लगाती है तो एक कानून बना सकती है। ये बात कहाँ पे की गई है? तो सत्यपाल कालरा बनाम DIG पुलिस उत्तर प्रदेश के केस में बात की गई है। तो धारा 9 क्या है? पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त 2 मास के पूर्व सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। यानी कि ये बात करती है पद त्यागपत्र के नियम को न बताकर निर्बंधन की बात करता है। कि फिर धारा 9 का उल्लंघन करके यदि पुलिस अधिकारी त्यागपत्र देता है तब वह धारा 29 के तहत, इसी के साथ आप लोग पढ़ेंगे धारा 29। धारा 29 क्या बात करती है उसको हम लोग देख लेंगे। धारा 29 हमको इसी के साथ पढ़ना होता है। कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए सस्तियाँ प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या दिए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है या जो अपने पद के कर्तव्यों में बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिया प्रत्याहार करेगा या छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवमान पर बिना युक्ति कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होगा या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य में भिन्न किसी नियोजन में लगा है तो कार्यता का दोषी होगा और जो अपनी अभिरक्षा में से किसी के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है मजिस्ट्रेट के समझ दोषसिद्धि पर 3 मास के वेतन से, कितना मास का वेतन यहाँ पे बात की गई है? 3 मास का
3 मास के वेतन से अनधिक शस्त्र या 3 महीने से अधिक कालावधि के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी 3 महीने का वेतन काटा जाएगा, 3 महीने के दंड दिए जाने का प्रावधान करती है। धारा कौन सी? 29। धारा 29 क्या कहती है? साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। धारा 29 के तहत दंड का भागी होगा जो भी व्यक्ति धारा 9 के तहत क्या देगा? त्यागपत्र बिना 2 महीने की पूर्व सूचना पर देगा, यानी लिखित रूप से वो स्वीकारत पुलिस अधीक्षक नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माने से और 3 महीने का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 29, यानी 9 के साथ हमको क्या पढ़ना था? 29। क्लियर हो गई अब इतनी बात। अब हम लोग बात करेंगे धारा 10 की। धारा 10 क्या बात करती है? पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। मतलब जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी रहेगा, अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि धारा 10 के कारण ही पुलिस अधिकारी केवल पुलिस का कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते हैं। बात क्या करती है कि जब तक ये धारा कहती है कि पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी का नियोजन में लग सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है वो उसके अलावा भी कोई काम कर सकता है, तब जब पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के लिखित रूप से उसकी अनुज्ञा दी जाए, तब वो अन्य काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकती। और धारा 10 का जो उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? धारा 29। यानी 10 का भी उल्लंघन करोगे तो धारा 29 के तहत दंडित किए जाओगे। फिर अब हम लोग बात करेंगे अगली धारा, धारा 11, जो आपकी डिलीट कर दी गई है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे धारा 12। धारा 12 क्या कहती है? पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति, जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। अगली हम धारा लोग पढ़ेंगे धारा 13। धारा 13 क्या बात करती है कि एक बार धारा 12 हम एक बार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, धारा 12 एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। धारा 12 क्या कहती थी कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, यह प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए नियम बना सकता है। कौन? महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक। धारा 12 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना धारा 29 के तहत दंडनीय होगा, जिनके लिए दंड 3 महीना, वही बातें की गई हैं। और धारा 13, 14 और 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, जिसको हम लोग देखेंगे। धारा 13, 14 और 15 एक साथ, ये हम लोग तीनों धारा एक साथ पढ़ेंगे, जो क्या करती है? अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 13 कहती है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित पुलिस अधिकारी और रेल और अन्य कर्मों में आसपास अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल। धारा 13, 14 अतिरिक्त की बात करता है। धारा जो 13 हम लोग समझेंगे साधारण भाषा में कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। इस धारा के तहत अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन किया जाता है। पहला क्वेश्चन, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन किया जाता है। और ऐसे नियोजन के लिए आवेदन निम्न पुलिस अधिकारियों में से किसी के द्वारा दिया जा सकता है। कौन कौन पुलिस अधिकारी इसमें आवेदन कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं इनके अतिरिक्त, मतलब किसी को आवेदन किया जा सकता है, यानी ऐसे नियोजन के लिए आवेदन निम्न पुलिस अधिकारियों में से किसी को दिया जा सकता है। कि किसको नियोजन करने के लिए दिया जा सकता है कि हमें अपने यहाँ लगा लीजिए, एक तो महानिदेशक को आवेदन कर दीजिए, पुलिस महानिरीक्षक को कर दीजिए, पुलिस उप महानिदेशक को कर दीजिए, पुलिस उप महानिरीक्षक को कर दीजिए, सहायक पुलिस महानिदेशक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक को कर दीजिए। यानी कि ये 7 व्यक्ति हैं जिनको हम आवेदन कर सकते हैं अतिरिक्त खर्च पर नियोजित करने के लिए। पुलिस अधिकारी को अगर नियोजन अपने यहाँ लगाना है तो इनके यहाँ पर क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिदेशक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक को।
क्या बात करती है धारा, ये हम लोग देख लेते हैं। धारा बात करती है, जब हम लोग धारा को पढ़ेंगे जो इसमें दी गई है, पुलिस महानिरीक्षक या किसी उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के निर्देश रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा कि उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए या ऐसे समय के जो उचित समझा जाए पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दें या ऐसे बल अनन्यता जिला अधीक्षक के आदेश के अधीन या उसका भार आवेदन करने वाला व्यक्ति पर होगा, परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजन किया गया है या विधिपूर्ण होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक को 1 मास की लिखित सूचना दे और यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहरित किया जाए यानी हटा लिया जाए और ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवमान पर अवमुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो वहाँ पे लगेगा उसको क्या किया जाएगा, उसकी 1 महीने पहले सूचना देना होगा कि भैया जो मेरे यहाँ पुलिस लगी थी उसको हटा लीजिए। यानी कि साधारण शब्दों में हम ये समझेंगे धारा तो ये बात करती है कि ऐसे नियोजन की जो मांग होगी शांति बनाए रखने के लिए या ऐसे पुलिस बल जो अन्यथा जिला अधीक्षक के निर्देशों के अधीन तो रहेगी, लेकिन ऐसे पुलिस बल के खर्चे का भार आवेदनकर्ता पर वहन करेगा और ऐसे बल की वापसी हेतु आवेदनकर्ता 1 महीने पहले सूचना देकर कर सकेगा तथा 1 महीने की सूचना के अवसान के पश्चात ऐसा व्यक्ति ऐसे पुलिस के खर्चे से मुक्त हो जाएगा जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी लगाया है। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 14। धारा 14 क्या कहती है, रेल और अन्य कर्मों की बात की जाती है। रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, ठीक है, ये भी आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि रेलवे के ट्रैक पे आप बहुत सारी लाश वाश इधर उधर देखते होंगे, उनके बारे में यहाँ पर लगाया गया है। रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, यहाँ पर हम साधारण शब्दों में समझेंगे धारा को, इसको सुने आप लोग। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमति से, पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार की सहमति से भिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकेंगे। ये स्थान निम्न होंगे। कौन कौन सी जगह होगी, रेल पर, नहर पर या अन्य लोक सार्वजनिक कोई विनिर्माणशाला यानी गृह या वाणिज्यिक उद्योग जैसे होते उद्योग धंधे देश के किसी भागों में चलाया जाए या क्रियाशील हो तथा इसमें नियोजित व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरण की उचित आशंका के कारण ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करना आवश्यक हो तो ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल खर्चा ऐसे विनिर्माणशाला या उद्योग को चलाने वाले व्यक्तियों पर होगा। यानी कि कोई विनिर्माणशाला है, कोई नहर है, कोई रेलवे ट्रैक है, तो इन सभी जगहों पर क्या है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रखे जा सकते हैं और इसको रखने का काम है पुलिस महानिदेशक एवं महानिदेशक और निरीक्षक पर राज्य सरकार की सहमति से ये लगा सकते हैं अतिरिक्त पुलिस नियोजित। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फिर धारा हम 15 बात करेंगे, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। क्या बात की गई है, धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। क्लियर, ये बात करती है कि राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचना की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा, देखो हम साधारण शब्दों में आपको समझा दे रहे हैं। इसके खंड 1 में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के किसी भाग को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण घोषित कर सकेगी। कौन कर सकती है, विक्षुब्ध से क्षेत्र कौन घोषित करता है, खंड 1 के अंतर्गत राज्य सरकार। दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे कि राज्य सरकार द्वारा विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य सरकार के मंजूरी से उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकता है। महानिदेशक, महानिरीक्षक या राज्य सरकार को नियमित कर दे तो कोई अतिरिक्त पुलिस बल को वहाँ पर नियोजित कर सकता है। फिर उपधारा हम
5 के उपबंधों के अधीन रख के तीसरे में बात की गई है कि उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासियों से वसूला जाएगा। जो हमारा विक्षुब्ध क्षेत्र, संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है, खर्चा किससे वसूला जाएगा? उपधारा 5 उस क्षेत्र के निवासियों के अंतर्गत। फिर उपधारा 5 या प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे खर्चों के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छोड़ दे सकता है। यानी राज्य सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस लगी, वो अतिरिक्त पुलिस का खर्चा उन्हीं से वसूला जाएगा, लेकिन कहती है राज्य सरकार क्या चाहे तो उनको छूट दे सकती है। केवल इतनी बातें यहाँ से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं पढ़ना है। इसी पर एक केस था स्टेट बनाम प्रताप सिंह AIR 1960, जो बात करती है इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, यदि जात या धर्म के आधार पर खर्चा वाहन करने से छूट दी जाती है तो अवैध होगा। यानी कि हमने देखा कि इधर हिंदुओं मुस्लिमों में झगड़ा हुआ, दुर्गा पूजा को लेकर इस समय चल रहा, तो उसको हम विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दें और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस लगा दिया जाए। और पुलिस किसने लगाया है? पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, या इस निमित्त राज्य सरकार ने किसी को प्राधिकृत कर दिया कि भाई अतिरिक्त पुलिस वहाँ पर लगा दो, तो राज्य सरकार लगा देगी, लेकिन ये कह दे कि हिंदुओं को हम छूट देंगे, मुस्लिमों पर ही ये पैसा वसूला जाएगा क्योंकि इन्हीं के कारण हुआ था। तो ये जो बात है ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट बनाम प्रताप सिंह के केस में ये बात कर दी गई थी। फिर चौथे में हम बात उपधारा में देखेंगे कि खर्चे का निर्धारण और विभाजन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यानी खर्चे का विभाजन कौन करेगा और उसका निर्धारण कौन करेगा? तो ये DM साहब करेंगे। चौथे में बात की गई। पाँचवें में बात की गई है कि राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों को हो गई थी बात। फिर छठी हम बात देख लेंगे, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात ऐसी घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकेगी और उसका समय बढ़ा सकती है। मतलब घोषणा को वापस भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। ये बात कहाँ पे की गई है? 6 में की गई है। फिर हम लोग बात करेंगे अगली धारा 15A। 15A बात करती है निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अब निर्धारित करना। ठीक है, तो ये बात क्या करेगी? साधारण शब्दों में हम समझ लेंगे, यह धारा 15 की पूरक धारा है। यदि धारा 15 के तहत किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया हो, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी या उसके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहात या संपत्ति को हानि या नुकसान उत्पन्न हुई है, तब छत उठाने वाला व्यक्ति या उसका हित प्रतिनिधि छत की तारीख से 3 महीने के अंदर, कितना महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर, यहाँ पर 3 महीने की बात की गई, 3 महीने के अंदर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट यानी DM साहब या SDM साहब को के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन दे सकेंगे। यह समय पहले 1 महीने था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश संशोधन के द्वारा 1939 में क्या कर दिया गया? 3 महीने कर दिया गया। और ये संशोधन कब से लागू हुआ ये भी लिख लेना है, 1 जनवरी 1939 से। इसका एक्ट नंबर कितना था? 2। तो 1939 के पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहात या संपत्ति की क्षति के संबंध में प्रतिकर के लिए आवेदन का जो समय था 4 मास होगा। या प्रावधान भी 1939 में जोड़ लिया गया है। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे इस धारा में उपधारा 2 में। उपधारा 2 में क्या बात की गई है कि प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा या राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। किसके द्वारा? जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, चाहे ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित हो या ना हो। जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को घोषित कर सकेगा जिन्हें क्षति हुई है, प्रतिकर की राशि और उनके वितरण को निर्धारित कर सकेगा तथा वह अनुपात भी निर्धारित कर सकेगा जिस अनुपात में आवेदक से भिन्न उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा ऐसे समुदाय वाहन किया जाएगा। परंतु आवेदनकर्ता तभी प्रतिकर पाने का हकदार होगा यदि वह दोष रहित हो तथा ऐसी छत बलवे या विरुद्ध जमाव के कारण हुई है। उपधारा 3 हम लोग देखते हैं। उपधारा 3 क्या कहती है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग से समुदाय से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किन्हीं वर्गों को अनुभाग छूट दे सकती है। फिर वही बात है स्टेट बनाम प्रताप कि किसी धर्म और जात के आधार पर किसी वर्ग को छूट नहीं दी जाएगी।
चौथे में बात की गई है, जो उपधारा लिखा है कि जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिकर इत्यादि के आदेश के विरुद्ध आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यानी पुनरीक्षण के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए जो प्रतिकर आदि के आदेश के विरुद्ध जो है हम कहाँ जाएंगे, तो आयुक्त के पास जाएंगे। किसके पास? आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए जा सकते हैं। फिर उपधारा 5 में बात की गई है कि इस धारा के अधीन यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है तो इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। क्या नहीं लाया जाएगा? सिविल वाद पर रोक लगाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब बात करेंगे धारा 16 में। धारा 16 क्या कहती है? 13, 14, 15 और 15A के अधीन जो संदाय धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका व्यय यानी कि उसका खर्च कैसे होगा। तो बात ये क्या करती है, धारा जब आप लोग देखेंगे इस धारा में क्या बात की गई है, तो लिखा है कि धारा 13, 14, 15, 16 और 15A के अधीन ऐसे दे सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उसी रीत में उस दंड प्रक्रिया संहिता 1882 का अधिनियम संख्या 10 धारा 36, 338 जुर्माने की वसूली को बंधित किया जाएगा। यानी कि जो ये बात की जा रही है, जब CRPC हम लोग पढ़ते थे उसकी धारा 421 और 422 के अधीन जिस तरीके से हम वसूली करते थे उसी तरीके से ये सारी बात करेंगे, लेकिन ये सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल किया गया। इतनी बात याद रखना है कि धारा 13, 14 यानी 15, 13 में जब आपने देखा था कि कोई विशेष पुलिस हम लोग लगाते थे, ठीक है, तो उसके लिए, और धारा 14 में जब आपने देखा था नहर और किसी कंपनी के लिए अगर विशेष पुलिस लगाई जाती थी, 15 में आपने देखा था बिछुप या संकटपूर्ण जगह पर अगर कोई पुलिस लगाई गई है, 15A में जो ये सारा काम हुआ है उसके लिए जुर्माने की वसूली का जो आदेश दे सकता है वो मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो 16 तक हम लोगों ने बात क्लियर कर ली। अब हम लोग बात पढ़ेंगे धारा जो 17, 18, 19। 17, 18, 19 में क्या बात की गई? विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया है 17, 18, 19 में। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो बात हम लोगों ने की है वो पढ़ी थी, वो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे 17 की बात। 17 में है विशेष पुलिस अधिकारी। तो विशेष पुलिस अधिकारी की बात कहाँ पे की गई है? 17 में। विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति की बात कहाँ पे की गई है? 18 में। और 19 में बात क्या की गई है? विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार। यानी 3 सेक्शन आपकी विशेष पुलिस अधिकारी से हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहले क्या है? विशेष पुलिस अधिकारी 17, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति 18, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार 19। 17 क्या बात करती है ये हम सब लोग देखेंगे। हम लोग नया एक्ट पढ़ रहे हैं, पुराना एक्ट का ये थोड़ा PDF है, कहीं कहीं पे संशोधन करने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कर लेना। धारा 17 क्या कहती है? विशेष पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्त निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यानी कि विशेष पुलिस अधिकारी कौन बनेगा? जो क्या होगा? निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा, और वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा, तो क्या हो जाएगा? विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जा सकता है जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलबा या शांति भंग हुई हो। क्या हुआ हो? जमाव है, बलबा है या शांति भंग हुई है, या उचित रूप से होने की आशंका है, तथा शांति के परीक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए उस स्थान पर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जा सकता है। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 17 में। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 18। आवेदन हम लोग जान ही गए कि DM साहब के यहाँ करना है। 19 क्या बात करती है? 19 कहती है विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार। पहले हम लोग पढ़ेंगे 18। 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। इस प्रकार के प्रत्येक 18 क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ विशेषाधिकार
और पर्यावरण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे और पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्य का पालन करने के लिए दायित्वाधीन होंगी, वैसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसे कि वो लोग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर 19 बात करती है विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार। तो कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिस बिना किसी कारण के ऐसी सेवा से इनकार करता है तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समझ दोषसिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा करने पर 50 रुपये से अनधिक का जुर्माना से दंडनीय होगा। यानी कि यहाँ पर बात की गई है 50 रुपये के अनधिक का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति एक काम करने से इनकार करेगा तो 50 रुपये का जुर्माना होगा, जो बात की गई है धारा 19 में। यानी कि हमारी 17, 18, 19 क्लियर हो गई। अब अगली हम लोग बात करेंगे धारा 20 की। धारा 20 क्या कहती है? पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार। पुलिस अधिकारी निम्नलिखित कानूनों के तहत दिए गए प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे। क्या है इसमें जो बात की गई है, सरल शब्दों में समझ लीजिए। धारा 20 क्या कहती है? पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार। तो प्राधिकार का क्या प्रयोग करेगा? पुलिस अधिनियम 1861 के दी गई शक्ति का प्रयोग करेगा और जो बीएनएसएस के तहत दी गई शक्ति है उसका प्रयोग करेगा। अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, विशेष विधि द्वारा या स्थानीय विधि के द्वारा जो भी उसको शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करेगी। तो पुलिस कौन सी अधिकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैं? तो एक तो पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो शक्ति दी गई है, बीएनएसएस के अंतर्गत जो शक्ति दी गई है, या अन्य कोई तत्समय प्रवृत्त विधि है उसके अंतर्गत जो उसको शक्ति मिली है उसका वो प्रयोग करेगा। अब हम लोग बात करेंगे धारा 21 की। धारा 21 क्या बात करती है? पुलिस अधिकारी, ग्राम पुलिस अधिकारी की बात कहाँ की गई है, यानी ग्राम चौकीदार की बात कहाँ पे की गई है? धारा 21 में। धारा 21 कहती है ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो नियुक्ति की जाएगी वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इतनी बात हमको याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि जबकि इनकी जो पदच्युत भी जो है हटा भी कौन सकता है? तो पुलिस अधिकारी कर सकता है। धारा 21 की पूरक धारा कौन सी है ये भी याद रखना है। पूरक धारा कौन सी है? 47 है। 47 क्या कहती है कि पुलिस के जिले अधीक्षक का ग्राम पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के जिले अधीक्षक का ग्राम पुलिस अधिकारी पर राज्य सरकार यदि चाहे तो उस घोषणा द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ग्राम चौकीदार पर जो अधिकार जिले के मजिस्ट्रेट का है उसका प्रयोग जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में किया जाए। यानी एसपी साहब भी इस पर नियंत्रण रख सकते हैं अगर राज्य सरकार चाहे तब घोषणा कर दे। ठीक है, फिर भी वो क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के साधारण नियमों के अधीन रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली हम बात करेंगे धारा 22। धारा 22 क्या बात करती है इस एक्ट की, उसको हम लोग देख लेंगे। धारा 22 करती है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकते हैं। मतलब कर्तव्य पे लगे रहेंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जाएंगे। ये बात कौन करती है? धारा 22। इतनी ही बात याद रखना है। धारा 23 क्या कहते हैं? पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य कहाँ पर है? 23 में है। और भारतीय संविधान में हम सब नागरिकों के कर्तव्य कहाँ है? 4A में। भाग कौन सा है? 4A। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे बताए गए हैं। तो इसी तरीके से बात की गई है कि इनके कर्तव्य क्या होंगे। तो एक कर्तव्य पहला है कि पुलिस अधिकारी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किए गए सभी आदेशों या वारंटों का जो है सत्वर पालन कर व निष्पादन करें। दूसरी बात है कि लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह और सूचना देना, आरोपों का निवारण करना, जो भी अपराध होंगे उनका निवारण करेगी और लोक न्यूसेंस का निवारण करेगी। तो और क्या करेगी? उन व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना जिन्हें गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस विधिता बाध्य है। मदिरालय, जुआ घर, भ्रष्ट व्यक्तियों के समागम के स्थान तथा उच्च श्रृंखला व्यक्तियों के समागम के स्थान में वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। तो ये इनके कितने हो गए? कर्तव्य की बात की गई। यानी कि इसमें लिया गया प्रत्येक पुलिस अधिकारी या कर्तव्य होगा किसी सक्षम प्राधिकारी उसे विधिपूर्व जारी किए गए सब आदेश और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ताओं का संग्रह करे, सूचना करे। यानी कि ये सारे क्या हो गए? पुलिस अधिकारी के कर्तव्य।
अब हम लोग अगली बात करेंगे, पुलिस अधिकारी कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, 23 में दिए गए हैं। 24 क्या बात करती है, पुलिस अधिकारी इत्तला इत्याद कर सकेगा, यानी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को कोई इत्तला दे सकेगा आवेदन द्वारा सम्मन, वारंट, तलाशी, वारंट या अन्य विधिक आदेशिकाएँ निकाले जाने की मांग कर सकता है। क्या होगा, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे, किसको दे, जानकारी मजिस्ट्रेट को दे, वारंट, सम्मन और तलाशी वारंट या अन्य ऐसी विधिक आदेशिकाओं के लिए पुलिस विधि विरुद्ध के अनुसार निकाली जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसको, मजिस्ट्रेट को। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, याद कर लेना। फिर धारा 25, 26, 27 क्या बात करती है, लावारिस चल संपत्ति का पुलिस द्वारा अभिग्रहण तथा उसका निस्तारण, मतलब कोई लावारिस संपत्ति पुलिस पा जाती है तो उसका किस तरीके से काम, उसको किस तरीके से रखेगी, इसकी बात कहाँ पे की गई है, 25, 26 और 27 में। एक साथ पढ़ लेना है लावारिस संपत्तियों के बारे में। तो कहती है कि पुलिस बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और उसके व्यय को बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे, यानी कि उसका व्यय किस तरीके से करेंगे, तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा उस तरीके से करेंगे। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेगा और उसकी तालिका मजिस्ट्रेट को दे देगा। मतलब कोई भी लावारिस संपत्ति मिलेगी उसकी पूरी क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा और कब्जे में लेने के बाद एक तालिका बनाएगा जिस तालिका को मजिस्ट्रेट को दे देगा। यहीं पे पुलिस वाले खेल करते हैं। पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के व्यय के विषय में ऐसे आदेश के मार्गदर्शन लेकर कार्य करेंगे जो जिले के मजिस्ट्रेट में प्राप्त करें, मतलब वो भी वही काम करेगा जो क्या मजिस्ट्रेट साहब कहें। ये हो गई बात 25 में। 26 में बात की गई है मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा, मतलब जिले का मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और वस्तुओं तथा जिनके रूप में वह निर्देश करते हुए या अपेक्षा कर सकता है उद्घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो कोई दावा करना है ऐसी उद्घोषणा की तारीख के कितने महीने के बाद, 6 महीने के अंदर उपसंजात होकर अपना अधिकार, मतलब कोई भी जो संपत्ति जो लावारिस पाए हैं मजिस्ट्रेट उसके लिए आदेश का जारी उद्घोषणा करवा सकता कि भैया जो भी ये संपत्ति है ये आइए 6 महीने के अंदर क्या करिए, इसको अपने पास ले लीजिए, इसके बारे में होगा। फिर ये बात करते हैं कि ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति बयान के बारे में मजिस्ट्रेट को आदेश के अनुसार कार्य करेगा। ये तो सारी बातें हो गई। फिर यहाँ पे बात की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो 1882 के उपबंध द्वारा संपत्ति को लागू होंगे, मतलब जो हमारी अब BNSS आ गई उसको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। फिर धारा अब क्या होगा कि वो एक संपत्ति है पा गए हैं, फिर उसकी घोषणा हो गई 26 में। अब उसकी आगे कार्रवाई है, यदि कोई दावेदार उपसंजार नहीं हो तो संपत्ति का अधिहरण। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जब उपस्थित होगा तब उस संपत्ति का क्या होगा, ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 27 में। धारा 27 को हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि यदि धारा 27 क्या कहती है, यदि कोई दावेदार उपसंजार नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण। यदि 6 मास के अंदर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा और यदि उससे पहले ही बेचा ना गया हो तो विक्रय कर दिया जाएगा और ऐसा धन राज्य सरकार के बयानाधीन होगी, यानी राज्य सरकार के पास वो जमा कर दिया जाएगा। इतनी बात कहाँ पे की गई है, 27 में की गई है। अब हम बात करेंगे धारा 28। धारा 28 कहता है पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाला व्यक्ति, वही जो मैंने बात आपको बताया था उसकी पूरक धारा 9 की तो 28 है। तो ये 200 रुपये की बात करता है और 6 महीने से अनधिक कालावधि के लिए बात करता है। यदि पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दंड के भागी होंगे और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक सख्त और 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी भी व्यक्ति के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात। फिर 28 तथा धारा 8 और धारा 8 की पूरक धारा है। 28 की धारा है पूरक है, 28 जो है धारा 8 और 8 है की पूरक धारा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। धारा 29 क्या थी, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए सख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष। धारा 29 हम लोग देखेंगे। धारा 29 क्या कहती है, धारा 29 कहती है कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए सख्त। तो कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए सख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर 3 मास के वेतन और
क्या है यहाँ पर 3 महीने से अधिक के किसी भी विभाग का कारावास दोनों दिया जा सकता है। यह दंड निम्न कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण दिया जाएगा। कौन कौन तब से? यदि पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, या धारा 2 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ पंग के पुलिस अधिकारी की सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकती है। धारा 12 के तहत पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक की राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बना सकती है। धारा 46 के तहत इस अधिनियम के अनुच्छेद से लागू राज्य सरकार नियम बना सकती है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विनियमन बनाया। इसमें धारा अध्याय 37 और 554 पैरा है, वो भी एक विनियमन है। और जो किसी विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करता है या उसके पालन में उपेक्षा करता है, धारा 9 में अपने पद के कर्तव्यों के बिना अनुज्ञा के 2 मास के पूर्व सूचना के करता है, तब उसको इसी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यानी कि जो भी उपेक्षाएं हैं, जो अधिकारी को नियम बनाने की शक्ति है, अगर उसकी उपेक्षा की जाएगी तो इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। 3 महीने के वेतन या 3 महीने के दंड की बात जो की गई है, 3 महीने से अनधिक और उसके 3 महीने के कारावास से दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गई। धारा 30 क्या बात करती है? लोक जमाओं और जुलूसों को विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना। धारा 30 बात करती है कि पहली उपधारा इसकी बात करती है कि पुलिस का जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सह जिला अधीक्षक लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में जब जमाव व जुलूसों के आचरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकता है। यानी जुलूस निकालने के लिए जो नियम विहित कर सकता है वो पुलिस का जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोग क्या कर सकता है? लोक सड़कों या लोक मार्ग पर या आम रास्तों में सब जमाव व जुलूसों के आचरण को विनिर्दिष्ट कर देगा और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर वो जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकता है। क्लियर है। दूसरी बात करता है ये धारा, यदि जिले के मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या विचार हो कि ऐसे जमाव या जुलूस के अनियंत्रित होने पर शांति भंग होने की संभावना है, तब वह निर्देश देगा ऐसे व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें। यानी कि उसको लगेगा कि मजिस्ट्रेट को और डीएम साहब को और एसडीएम साहब को कि इससे जुलूस के अनियंत्रित होने की आशंका है, तो उनसे जो भी संभावना है तो उनको निर्देश देगा कि अपनी क्या है, हमसे अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करो, अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करो। ये बात 2 कहती है। फिर अगली बात कही जाती है इस धारा के अंतर्गत कि उपयुक्त पुलिस अधिकारी त्योहारों और समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितनी संगीत हो सकेगी भी विनियमित कर सकते हैं। कितना मतलब संगीत आप बचा सकते हो, उसके बारे में उपधारा 4 में बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लोक जमाव जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति अपर जिला अधीक्षक तथा संयुक्त जिला अधीक्षक और जिला अधीक्षक दिया जा सकता है। इतनी बात हो गई। तो यानी कि जुलूस संबंधी जो धारा बात करती है वो 30 में करती है। पहले आवेदन अगर हम सड़क वड़क पे निकाल रहे हैं तो अपर जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक इनके यहाँ पे करते हैं। और अगर लगता है कि वहाँ पर नुकसान हो सकता है तो डीएम साहब कहेंगे हमारे वहाँ अनुज्ञप्ति लीजिए। और संगीत और त्योहारों बजाने के लिए उपधारा 4 बात करती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उपधारा 30A पढ़ना है। 30A क्या कहती है? अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाव और जुलूस के संबंध में सख्तियाँ यह धारा 30 की पूरक है। धारा 30 की पूरक क्या है? 30A यानी कि उसके दंड के बारे में बात करती है। क्लियर है ना सभी को? 30A क्या कहती है कि धारा 30 के तहत दी गई अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करने वाले जमाव या जुलूस को पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। एक तो थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी होगा, वो क्या कहेगा, जो ये जब जुलूस में इकट्ठा हो उसको बिखर जाएगा और पालन ना करने पर वह जमाव को विधिविरुद्ध जमाव समझेगा। क्या समझेगा? विधिविरुद्ध जमाव समझेगा। और विधिविरुद्ध जमाव की परिभाषा जो है हमारी जो पुरानी आईपीसी थी उसकी धारा 141 में दी गई थी।
जबकि इसके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 143 में दिया गया था। तो सीआरपीसी की भी धारा अगर आप देखेंगे तो 129 और 130 में इसके बारे में बात की गई थी। तो ये बात हमने क्लियर कर ली कि विधिविरुद्ध जमाव समझा जाएगा। ठीक, इसका लिए कौन कौन अधिकारी हैं? एक तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी और उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी है। क्लियर। फिर अगली हम बात करेंगे धारा 31। धारा 31 क्या कहती है? धारा 31 हमारी कहती है पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। क्या करेगी? पुलिस लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखेगी। केवल इतनी बात याद रखना है 31 में, ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। अगली धारा हमें पढ़ना है धारा 32। ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई धारा 32, 30 और 30A, मतलब एक जो धारा 32 है, 30, 30A और 31 की पूरक है। अगर इसकी कोई अवज्ञा करता है तो 200 रुपया से अनधिक का दंड दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। कितने रुपये का? अवज्ञा जुलूस करेगा तो 200 रुपये का इसमें दंड में बात की गई है। धारा 32 कहाँ पे बात की गई है? तो जिला अधीक्षक के द्वारा शर्तों का उल्लंघन तो मजिस्ट्रेट द्वारा 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना होगा। क्लियर है? ये याद रखना है। तो ये किसकी पूरक हो गई? 32, 30, 30A और 31 की पूरक धारा है। क्लियर। फिर 32A जो इसमें नहीं लिखी गई है इसको पढ़ लेना है, अपनी नई बेयर निकालना। उसमें लिखी गई धारा 32A और 32B। 32A या क्या कहती है? सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति, निरुद्ध करने की शक्ति। यह धारा जो पुरानी हमारी सीआरपीसी थी उसकी धारा 144 के साथ पढ़ी जाती थी। और धारा 32A के उल्लंघन करने पर 32B में दंड दिया गया है। और दंड यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिले का मजिस्ट्रेट सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिबद्ध कर सकेगा यदि लोक सेवक, कौन करेगा? जिले का मजिस्ट्रेट। यदि लोक सेवक या लोक सुरक्षा या शांति को ऐसा आवश्यक है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाला गया ऐसा आदेश 3 मास तक लागू रह सकता है, परंतु राज्य सरकार चाहे तो 6 मास तक इस अवधि को बढ़ा सकती है, अर्थात कुल मिलाकर 9 महीने तक के दिया जा सकता है। और जिले का मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को स्वयं अपने द्वारा किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसी आदेश को विखंडित कर और परिवर्तित कर सकता है। राज्य सरकार जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश तथा अपने द्वारा दिए गए आदेश को स्वप्रेरणा से किसी भी आवेदन पर विखंडित कर सकता है। धारा 32 बात करती है, धारा 32B बात करती है 32A के आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय होगा और यदि 6 मास तक के कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना की बात करती है। दोनों से दंडनीय होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हम लोग अगली धारा पढ़ेंगे, धारा 33, जो हमारे पास इस बैर में लिखी है। धारा 33 क्या कहती है? जिले के मजिस्ट्रेट की नियंत्रण की व्यावृत्ति। ये क्या कहती है कि ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराओं की किसी बात की बाबत या ना समझा जाएगा कि वह उनमें निर्दिष्ट मामलों में जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप है। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे धारा 34, सड़कों पर कतिपय धाराओं के लिए दंड। अगर सड़क पर कुछ ऐसे अपराध करोगे तो उसके लिए दंड की बात कहाँ की गई है? धारा 34 में। धारा 34 को हम साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि इस धारा के तहत लोक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। लोक न्यूसेंस के बारे में कहाँ पे बात की गई है? 34 में बात की गई है। लोक न्यूसेंस के बारे में कहाँ पे बात की गई है? धारा 34 में बात की गई। धारा 34 क्या कहती है कि ऐसी 8 परिस्थितियाँ हैं जिसमें लोक उपताप की दी गई हैं और जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा व्यक्ति 8 दिन तक के कारावास और 50 रुपये तक जुर्माना करेगा। यानी लोक न्यूसेंस के बारे में बात, सड़कों और कटकों पर इत्यादि जो पुलिस अधिकारी हैं, अगर लोक न्यूसेंस संबंधित काम करोगे तो उसके लिए क्या करेगा? मजिस्ट्रेट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, 8 दिन तक कारावास और 50 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है, धारा 34 के अंतर्गत। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगली धारा 34 के बाद हम लोगों को पढ़ना है 34A। 34A जो इस एक्ट में इसमें नहीं लिखी गई है, हम लोग जो नया एक्ट पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है।
धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन सुलह समझौते के बारे में सीपीसी की धारा 89 में, जबकि सीआरपीसी की धारा, जो पुरानी सीआरपीसी हमारी है, उसकी धारा 320 में, जबकि संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधान किया गया है। पुलिस की ये बात हो गई। फिर हम लोग 35 में पढ़ेंगे पुलिस की अधिकारिता। अधिकारिता में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है कि ये कहाँ पे बात की गई है, तो 35 में की गई है। धारा 36 हमको थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई अन्य विधि के अधीन मुकदमा चलाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। धारा 36 कहती है कि अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा दंडनीय किए गए किसी अपराध के लिए किसी अन्य विनियमन या अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने में से, या किसी अन्य विनियमन या अधिनियम के अधीन इस अधिनियम में ऐसे अपराध के लिए उपबंधित से भिन्न या उच्चतर शस्त्र या दंड के दंडनीय निवारित नहीं करती है। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 36 में। फिर हम लोग अब बात करेंगे धारा 37 में। धारा 37 कहती है मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित सस्तियों एवं जुर्माने की वसूली। ठीक है, तो इसमें बात क्या की गई है, इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि ऐसी दशा में जो आईपीसी की जो धारा हमारी थी 64 से लेकर 70 तक प्रावधान था, वही बात जो सीआरपीसी में 421 से लेकर 425 तक के प्रावधान पर लागू थी। तो धारा 34 के तहत जुर्माना ना देने पर कारावास 8 दिन का था। यही बात अपनी याद रखनी है और ज़्यादा यहाँ से बातें नहीं याद रखनी है। अगली हम लोग धारा बात करेंगे धारा 42 डायरेक्ट, जो इम्पोर्टेंट है। धारा 42 क्या कहती है? कार्रवाइयों के लिए परिसीमा काल याद रखना है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। धारा 42 को, धारा 42 क्या कहती है कि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन का परिसीमा काल 3 महीना होगा। यानी अगर कोई पुलिस अधिकारी है, उसके ऊपर जो परिसीमा काल की बात की गई है वो 3 महीने की बात की गई है, 3 मास के अंदर। ठीक है, फिर 3 मास का होगा, लेकिन इससे 1 मास पूर्व सूचना जिला अधीक्षक को देना होगा। यानी अगर उस पर पुलिस अधिकारी पर अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो लिखित में इसके लिए सूचना किसको देना होगा? पुलिस अधीक्षक या सहायक अधीक्षक को देना होगा 1 मास पहले सूचना। परिसीमा काल 3 मास है और उसके लिए जो सूचना देना है जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को 1 महीने पहले सूचना देना होगा, जब कार्रवाई किस पे करना है? पुलिस पे करना है। क्लियर है? धारा 42 केवल इतनी बात पूछी जाती है, अच्छे से तैयार कर लेना, समय जो बात की गई है। फिर धारा 43 की क्या बात करती है? यह बात करती है यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया है। किसके अधीन किया गया है? वारंट के अधीन किया गया है। जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारी की हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए यह अभिव्यक्त करना विधिपूर्ण होगा कि वो अपने ऐसे कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार में किया है। यानी पुलिस के ऊपर ये है कि आपने कार्य कैसे किया है। तो यही धारा जो 43 है कि यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया गया, ये बात कौन कहेगा? यदि किसी पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाए तब वो अपने बचाव में यह अभियोजन कर सकता है कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार में किया, अपने मन से कुछ नहीं किया है। ये बात कहाँ पे की गई है? 43 में। 44 बात करती है पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। डायरी जो रखते हैं पुलिस अधिकारी, वो किस कारण रखते हैं? धारा 44 ये बात करती है। धारा 44 क्या कहती है? पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे या साधारण डायरी, स्टेशन डायरी यानी जीडी, या रोज नामचा आम के नाम से भी जाना जाता है। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि डायरी कौन मंगवा सकता है? तो मजिस्ट्रेट साहब मंगवा सकते हैं और उसके लिए स्वतंत्र होंगे। लिखा है कि प्रत्येक पुलिस थाने के बाहर साधन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे एक साधारण डायरी रखेंगे और किए गए सब परिवादों, आरोपों, गिरफ्तारियों या सब व्यक्तियों के नामों, परिवादियों के नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों, आयुधों या संपत्ति को जो उसके कब्जे में अन्यथा ली गई है, साक्ष्यों के नाम, उनकी परीक्षण अभिलिखित करेंगे। और जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी को मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 44 में। फिर हम लोग अब बात करेंगे धारा 45। धारा 45 क्या कहती है? राज्य सरकार द्वारा विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकती है। यानी कि बात राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकती है 45 के अंतर्गत। 46 हम आप सभी को बता ही दिए थे कि अधिनियम की परिधि की बात है। यह अधिनियम स्वतः किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान पर प्रभावी नहीं होगा। यह अधिनियम तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसे लागू करे, राज्य सरकार इस नियम निमित्त कोई संशोधन नियम बना सके। ये बात करती है धारा 46। धारा 46 हम लोग छोड़ते हैं, 47 में बात करते हैं। धारा 47 क्या बात करती थी? पुलिस के जिला अधीक्षक या ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। यानी कि राज्य सरकार क्या कर सकता है? ये अधिकार दे सकता है किसको? अधीक्षक जी को, पुलिस की वह ग्राम चौकीदारी की नियुक्ति, बर्खास्ती, सारे संबंध जो जिला मजिस्ट्रेट करता है वही काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जो यूपी एपीओ एग्ज़ाम में आने वाला था पुलिस एक्ट को हमने 1 घंटे 50 मिनट में समाप्त कर लिया है। पुलिस अधिनियम 1861। आप सभी इसको 2 से 4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत आहिस्ते से है। इस नोट्स को जिस नोट से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और इस PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाया है, हमारी टेलीग्राम चैनल जाना साइला ग्रुप नाम से बना है। आप सभी को वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। तो फिर हम चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।